हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक गुड न्यूज़ मैं आप सभी से शेयर करना चाह रहा हूँ। उन स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ होगा जो काफ़ी आईएएस के लिए मटेरियल इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें वैसा टू द पॉइंट टू द एग्ज़ाम सिलेबस उनको मटेरियल नहीं मिलता। और कहा जाए तो मैं भी जब शुरुआती दौर में जब प्रिपरेशन कर रहा था तो काफ़ी कह लें कि इस खास तौर से आईएएस के यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिलेटेड से जितने भी चैनल हैं या फिर जितने भी कोचिंग है या फिर जितने भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, इसमें से 90% सारे के सारे फोकस है जो आपको आपके एग्ज़ाम से, आपके गोल से कहीं ना कहीं दूर ही करता है। समझ रहे हो? मतलब ये बातें आपको बड़ी अजीब लगेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि जितने भी आप किताबें आप जमा कर लेते हो, जितने भी आप स्टडी मटेरियल जमा कर लेते हो, यूट्यूब चैनल वीडियोस कई सारे फॉलो करते हो, तो ये सब आप सिर्फ और सिर्फ ये सब का आप मुझे सिर्फ एक जवाब देते हो। वो ये है कि क्या आप जब जब इसकी आवश्यकता होती है तो क्या आप रिकॉल कर पाते हो? क्या एग्ज़ाम में उसको आंसर में तब्दील कर पाते हो? क्या जब एट द टाइम जब आपसे उस विषय में कोई सवाल कर ले तो क्या आप बता पाते हो? ऑब्वियसली नॉट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कई सारी किताबें जमा कर ली, आपने कई सारे स्टडी मटेरियल जमा कर लिया, आपने कई सारे इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर लिया, तो आपके बस में फिर एक नाव पर आप सवाल नहीं होते। आप कई सारे सोर्सेज पर रिलायबल होते हैं और इस वजह से आप क्या हो जाता है कि कोई भी सोर्स को आप जो है 100% उस पर आपकी पकड़ नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि आप एक सोर्स को काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ लो। सपोज दैट आपको एडिटोरियल एनालिसिस वीडियोस देखने हैं तो कोई एक चैनल ही आप पकड़ो, ठीक है। आप दूसरे चैनल पर भी जाओ, लेकिन आपको उसी सोर्स को सोर्सेज को सीमित करना है, मटेरियल को सीमित करना है, और जो सीमित आप करोगे उसको बार बार पढ़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसको उसी को पढ़ते रहना है। तो ये आप रिकॉल कर पाओगे या परीक्षा में लिख पाओगे। देखिए, ज़्यादा ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं। आपको उतना ही ज्ञान होना चाहिए जो आपके ज़िंदगी में डेली लाइफ में काम आए। क्या फ़ायदा उस ज्ञान का जो आपके डेली लाइफ में, जो आपके टू द पॉइंट, जो ज़िंदगी के जो 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 ज़रूरत होती है जिस वक्त, उस वक्त वो ज्ञान काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा? उसका पोथी पढ़ने से कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। तो बेहतर है कि 10 किताब पढ़ो एक ही टॉपिक पर, अलग अलग राइटर की। तो बेहतर है कि एक ही किताब पढ़ लो 10 बार एक ही राइटर से। तो मेरा ये सजेशन है। तो मैं मेंस पर्पज़ से एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूँ और एवरीडे डिस्कस करता हूँ, चूँकि मोटिवेशन अंदर से नहीं आती, लेकिन फिर भी चूँकि करता हूँ, मेरा ये शौक है, ठीक है, मेरे शौक के लिए करता हूँ। और दूसरा ये है कि जो प्रीलिम्स के जो मैं आर्टिकल इसलिए जा रहा था क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, तो प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल जमा करना ये काफ़ी मुश्किल लग रहा था मुझे। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं ये इंतजार में रहूँ कि 10,000 आदमी देखेगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो फिर ना वो 10,000 देखेंगे, ना कभी जो अभी 2, 4, 10 भी देखते तो वो भी इससे क्यों महरूम रहे, ठीक है। अगर उन उन लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा पहुँचता है, अगर 10 बंदे को भी मेरे से फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे ज़रूर फ़ायदा उन्हें पहुँचाना चाहिए। तो मेरे अंदर ये मोटिवेशन ये पैदा हुई कि मुझे उन लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए जो स्टडी मटेरियल की तलाश में है, उनको टू द पॉइंट, टू द सिलेबस पॉइंट चीज़ें नहीं मिल रही है, तो उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं भटका था, मैं चाहता हूँ कि वो ना भटके, ठीक है। तो उसी के लिए मैं कैसे कोशिश करूँगा। अब दूसरी बात यह है कि चूँकि मेरा मीडियम इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो काफ़ी मुझे डिटेल्स में कई बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, मुझे उसको समझना पड़ता है और फिर मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं गलती बहुत करूँगा, ठीक है, आप मेरे साथ रहेंगे, लेकिन इतना याद रखिए, मैं गलती तो बहुत करूँगा, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत करे, ठीक है। तो आई होप कि आप मुझे साथ देंगे और मेरे इस इनिशिएटिव को आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पहला आर्टिकल है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? तो इकोनॉमी से, जीएस इकोनॉमी से, यानी कि प्रीलिम्स जीएस इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक टास्क फोर्स है जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 से 2025 के लिए रिलीज किया गया। तो इसका मकसद क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मकसद यह है कि यह एक प्रोजेक्ट है जो जॉब क्रिएट करेगी, लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का काम करेगी और प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। और प्लस ये इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का मकसद है, तो इससे हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और लोगों को भी जॉब मिलेगा और एक हमारे देश की डेवलपमेंट की बात है। 2019 से लेकर ये प्रोजेक्ट 2025 तक का जो है इसका टाइमलाइन रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है ना, द टास्क फोर्स हैज़ गिवन रिकमेंडेशन ऑन चेंजेस रिक्वायर्ड टू सेवरल की सेक्टर पॉलिसीज एंड द रिफॉर्म इनिशिएटिव टू बी इनिशिएटेड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये टास्क फोर्स जो है ये रिकमेंडेड करेगा पॉलिसीज़ मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टास्क फोर्स है, तो ये रिकमेंडेड करेगा, ठीक है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो ये आप याद रखिए, ये है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। So this recommendation is aligned with the achieving the GDP 5 trillion by the 2024 to 2025।
तो लक्ष्य रखा गया हमारे देश में, ठीक है, कि 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला कंट्री बनना है। तो ये ऐसे जो टास्क फोर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को लेकर जो बनाया गया 2019 से 2025 तक का टाइमलाइन जो रखा गया, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। तो अभी इंडिया नीड्स स्पेंड अबाउट 1.4 ट्रिलियन ओवर दिस ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाई इन द पास्ट। तो भारत को तकरीबन आने वाले वर्ष में एक 1.4 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी का पहिया सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो एक जगह पर जब हम कुछ पुश करते हैं तो फिर वो वही चीज़ दूसरे को पुश करता है, फिर तीसरा चौथा पाँचवा, और फिर इससे कई सारे लोगों को फायदा हो जाता है। तो डिकेड इंडिया इन्वेस्टेड अबाउट 1.1 ट्रिलियन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कई पास्ट डिकेड की बात कर ले, कुछ वर्ष पहले की बात कर ले, अभी तक हमारा 1.1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आने वाले वक्त में भारत को 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर। तो जो कि ये टास्क फोर्स है तो काफ़ी अच्छा है, 2019 से 2025 तक का टाइम लाइन है, ठीक है। द टोटल प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फिस्कल 2022-2025 इज प्रोजेक्टेड ओवर द 102 लाख करोड़, ठीक है। तो किस किस फील्ड में ये काम करेगी? एनर्जी सेक्टर में 24%, ठीक है। ड्यूरिंग फिस्कल 2022-2025 के दरमियान में ये टास्क फोर्स जो किस किस फील्ड में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम करेगी, तो 24% एनर्जी सेक्टर में, 19% रोड, 60% अर्बन एंड रेलवे 13%, तो अमाउंट टू अराउंड टू 70% द प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो अमाउंट टोटल जो है 70% है, जो कि आने वाले वक्त में 2019 से 25 तक का ये टारगेट है इस टास्क फोर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है खर्च करने का। तो PIB का सोर्स है प्लेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो दूसरा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। तो प्रीलिम्स मिसलेनियस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी ब्रूनकेस वाज लॉन्च इन 2019। तो देखिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जानवरों के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो जानवर जो माउथ डिजीज से जो सफ़र करते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए तकरीबन ये वैक्सीनेशन पहले प्रिवेंट करने के लिए, जानवरों को बीमारियों को से प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसका मकसद है कि एम्स टू प्रोवाइड यूनिक पशु आधार टू 535 मिलियन एनिमल्स, ठीक है। तो 535 मिलियन एनिमल्स को ये मकसद है कि इनको बीमारियों से मुक्त करना है। तो मोर देन एनिमल लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डन अंडर द नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम फॉर ब्रेड इंप्रूवमेंट इन 2019। तो डिजीज़ को कंट्रोल करने का काम करेगी। एक डिजीज़ देखिए, ये ब्रूसेलोसिस एक डिजीज़ है जो जानवरों को होती है। तो इस डिजीज़ की वजह से जानवरों के अंदर जो इन्फिशेंसी है, जो उनके अंदर जो क्षमता है वो काफ़ी लैक हो जाता है, काफ़ी कुछ जो है दूध में कमी हो जाती है, सेहत गिर जाता है, तो काफ़ी नुकसान होता है जानवरों को। और इससे जो है जो लोग जानवरों की परवरिश करते हैं उनको भी काफ़ी लॉस होता है। तो सरकार ने वैसे ही बीमारियों से बचाने के लिए एक वैक्सीनेशन लॉन्च किया, ठीक है। तो आप देखते हैं FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, FMD शॉर्ट कोट में है, ठीक है। तो 2019 में ये लॉन्च किया गया था। तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम FMD एंड ब्रूसेलोसिस, तो ब्रूसेलोसिस एक बीमारी है, तो उसी के कंट्रोल के लिए ये जो है लॉन्च किया गया। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए न्यू स्कीम, ठीक है, एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर FMD ब्रूसेलोसिस फॉर 5 ईयर 2019 टू 22, 2022, 23 टू 24। तो 2019 में सरकार ने लॉन्च किया, ये 2024 तक ये टाइम लाइन है इसका वर्क करने का। तो 100% कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग पॉपुलेशन, तो ये सब जो फूड एंड माउथ डिजीज़ है इससे प्रिवेंट करने के लिए इन्हें इंजेक्ट किया जाएगा, ये प्रोग्राम इसमें लॉन्च किया जाएगा। टू इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट फार्मर, तो इससे इंक्रीज होगा हमारी अर्थव्यवस्था और फार्मर जो लोग पशु को पालन करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो 535 मिलियन जानवरों को इसमें टारगेट में रखा गया है, ठीक है। यह देखिए कि नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, तो नेप, ठीक है, तो फॉर 20,000 bovine per district for 600 districts was recently launched by the government. तो ये प्रोग्राम 2000 bovine per district 600 districts was recently launched by the government. It one of the largest such program with 100% central assistance for undertaking breed improvement. तो देखिए क्या होता है कि जानवरों के नस्ल को ब्रीड को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और तकरीबन ये 100% केंद्र सरकार की तरफ से ये जो है खर्च की जाएगी। तो 600 जिला में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका नाम है नेप, ठीक है, नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? मकसद है कि जानवरों के नस्लों में सुधार पैदा करना, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा है क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम। तो ये क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम इसी आर्टिकल के अंदर है सब, ठीक है। देखिए आप, तो DAHD लॉन्च, तो DAHD, ठीक है, इन्होंने एक लॉन्च किया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है कि इंटरनेशनल तौर पर जो हमारी मिल्क जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, खैर हमारे देश में जितना मिल्क का जो उत्पादन होता है इतना हमारा कंजप्शन हो जाता है, लेकिन हम मिल्क को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, मिल्क को हम जो है दूसरे देशों में बेच नहीं पाते। लेकिन जबकि न्यूजीलैंड जैसा देश इतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है कि हमारे देश में वो चाहे तो वो सप्लाई कर सकता है, समझ रहे बात।
न्यूजीलैंड ऐसा देश हमारे पूरे इतनी बड़ी आबादी को मिल्क सप्लाई पूरा कर सकता है, जबकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है तो हम जो है जितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनका कंजप्शन नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट करने के पास हमारे पास मिल्क नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद होगा कि जो इंक्रीज़ करना है शेयरिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट, ताकि हमारा एक्सपोर्ट हो, मिल्क प्रोडक्ट में हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है, तो डेयरी प्लांट अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, तो ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंदर है। तो स्कीम आर बीइंग स्ट्रेंथेंड द इक्विपमेंट टू द डिटेक्ट एडल्ट्रेंस इन मिल्क। तो जाहिर सी बात है ये मकसद होगा कि ये दूध के अंदर देखिए जानवर क्या जो खाते हैं उसी हिसाब से उनके दूध के अंदर पोषण होता है। ठीक है, वो सब कह लें कि क्वालिटी होती है दूध के अंदर। तो मकसद होगा कि दूध को बढ़ाना, और दूसरा मकसद होगा कि उस दूध के अंदर सारी की सारी चीज़ें जैसे कि यूरिया, माल्टोडेक्स्ट्रीन, एमोनियम सल्फेट, डिटर्जेंट, शुगर, न्यूट्रिलिजेंट, मतलब ये सब चीज़ों को जो इंटरनेशनल पैरामीटर है उस हिसाब से दूध को जो है उस लेवल पर जो है बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो वंस इम्प्लीमेंटेड ऑल द कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट्स ऑफ द कंट्री विल बी एबल टू सप्लाई क्वालिटी मिल्क टेस्टेड इन ऑल माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर टू देयर कंज्यूमर। तो ये होगा, और इसके पूरे पैरामीटर जो कि तय है इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ें है तय, इस हिसाब से दूध के अंदर जो चेक की जाती है, तो उस हिसाब से हमारे को इस प्रोग्राम में जो है वो सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। चौथा है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग। तो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ये 5वां एडिशन है। एनुअल अर्बन क्लीननेस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो एक अर्बन क्लीननेस सर्वे होगा। ठीक है, अर्बन क्लीननेस सर्वे आप समझ रहे होंगे। तो ये किसके अंदर किया जाएगा कंडक्ट? ये किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर ये प्रोग्राम जो है देखा जाएगा। इट वाज इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनिंग द ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस ऑफ सिटीज अलॉन्ग विद द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस लेवल परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू क्लीननेस। तो प्रोग्राम है कि शहरों को रैंक दिया जाएगा, मॉनिटर की जाएगी, और क्लीननेस के ऊपर जो है उनके 3 क्वार्टर में जो है अप्रैल, जून, जुलाई, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तो इस तरीके से उनको 2020 जो है लीग करेगी, कंडक्टेड करेगी 3 क्वार्टर में। तो इनमें क्या होगा कि 1 से 10 लाख जिसकी आबादी है वो पहला कैटेगरी होगा, 10 लाख से जो ज़्यादा है वो दूसरा होगा, और सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। अब जो 1 लाख से भी जिसकी आबादी जो शहर की कम होगी तो इसको कैटेगरी वाइज रैंकिंग दी जाएगी उनके आबादी के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने सफाई के लिए कितने मेज़र उठाए, किस तरीके से अपने शहर को साफ़ सुथरा और ये चीज़ें रखी। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर ये प्रोग्राम है और इसका मकसद है कि शहरों को साफ़ सुथरा बनाना। ठीक है, तो द फोकस ऑफ मिनिस्ट्री तो यही चीज़ है, देख लें। छठा आर्टिकल है एनपीआर से। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का है। तो देखिए एनपीआर काफ़ी जो है डिस्कसेस टॉपिक है हमारे देश में एनपीआर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फ्रॉम सेकिंग डिटेल्स ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर ऑफ मदर लाइकली टू बी द फाइनलाइज्ड एज द अथॉरिटीज और डिड नॉट रिसीव एनी एडवर्स फीडबैक फ्रॉम द सिंपल सेक्टर रिस्पॉन्डेंट। तो एनपीआर का मकसद है कि प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड फादर मदर, जिस व्यक्ति जिस इंसान का जो भारत में रह रहा है उसके माता पिता के मदर को जो है ट्रैक करना, किस जगह में वो पैदा हुए, कब से पैदा हुए, तो इसके बारे में जो है डिटेल्स फीडबैक लेना एनपीआर का मकसद है। ठीक है, तो इट्स आउट डिटेल 21 पैरामीटर। तो 21 पैरामीटर जो है इसके लिए तय की गई है। 21 पैरामीटर। प्लेसेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर मदर, ठीक है, फादर मदर के किस जगह जन्म लिए। द लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस, लास्ट जो जिस जगह पर भी आए तो पहला लास्ट रेसिडेंस कब था जहाँ से छोड़ कर के आया। तो लोग तो ये चेक किया जाएगा, मतलब उसको मैच किया जाएगा आधार कार्ड से। मतलब माता पिता के जिस जगह पर प्लेसेस ऑफ बर्थ है, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ जन्म हुए, वो अपने उनके आधार कार्ड से मैच की जाएगी, वोटर आई डी कार्ड से, मोबाइल फ़ोन से, ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से, ये सब चीज़ों से उनको मैच किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। 21 पैरामीटर है इसके लिए। तो मकसद है कि लोगों के यानी कि जो बंदा है उसके प्लेसेस ऑफ बर्थ को ट्रैक करना है, और लास्ट टाइम वो कहाँ पर रेसिडेंस है, उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड से उनको ये पता लगाना है कि वो उनका लास्ट रेसिडेंस कहाँ रहा है। ठीक है, तो एनपीआर का ये मकसद है। तो तकरीबन एनपीआर के अंदर तकरीबन 109 करोड़ रेसिडेंट जो है, जो पहले का जो डाटा है, पहले का जो एनपीआर का जो डाटा है, आपको चौंक रहे होंगे कि एनपीआर का डाटा पहले का कहाँ से आ गया। अभी तो एनपीआर अभी करने की बात चल रही थी अप्रैल से, लेकिन ये पहले का भी हमारे पास डाटा है। 119 करोड़ रेसिडेंट एनपीआर के अंदर हमारे पास जो है डाटा मौजूद है। तो एनपीआर ट्रेनिंग मैनुअल सेड एग्जिस्टिंग डाटाबेस विल बी द अपडेटेड बाय द वेरीफाइंग द डिटेल्स ऑफ द ऑल रिस्पोंडेंट थ्रू द हाउस टू हाउस इनविटेशन। तो एक एक घर जाकर के डिटेल्स वेरीफाइंग किया जाएगा, उसके बारे में जो 21 पैरामीटर जो तय है उसी के हिसाब से वो सवाल की जाएगी और वहाँ पर जो है उसको फॉर्म को फिल किया जाएगा। तो देखिए एनपीआर जो है 2010 में कंडक्ट किया गया था। आप समझ में आ रही है बात। 119 करोड़ का रेसिडेंस का एनपीआर डाटा हमारे पास कहाँ से आया? 2010 में एनपीआर कंडक्ट की गई थी। ठीक है, 2015 में इसको अपडेटेड किया गया। तो कलेक्टेड डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग 15 पैरामीटर ओनली। तो 2010 में जो एनपीआर किया गया था उसमें 15 पैरामीटर तय था। 15 पैरामीटर के हिसाब से जो है चीज़ें जो है तय की गई थी इंडियन रेसिडेंट्स के लिए, लेकिन अभी और उसको 2015 में अपडेटेड किया गया। तो 21 पैरामीटर इसमें जो है सेटअप कर दिया गया, जो अप्रैल से जो है ये जो है एनपीआर की जो है प्रक्रिया शुरू होने वाली थी।
तो इसमें यह था कि आदमी का नाम, रिलेशनशिप, हाउस होल्ड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, ये सब मतलब ये सब चीज़ें हैं। सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, तो ये सब डिक्लेयर्ड होगा उस पैरामीटर में। 21 पैरामीटर होगा, कई सारे उसमें होंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस, आज यूजुअल रेजिडेंस, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंस, तो वही बात है जो मैंने ऊपर कहा। तो एनपीआर डाटा विल बी कंडक्टेड फ्रॉम अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से ये डाटा कंडक्टेड की जाएगी और 2020 से ये जो है अप्रैल 2020 से ये शुरू की जाएगी। तो वेस्ट बंगाल, केरला, ठीक है, इसमें अप्रोच किया कि एनपीआर डाटा वो नहीं जो है इनको इशू करना चाहती है, अपने स्टेट में इसको नहीं लाना चाहती है। चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस रूल स्टेट, और कांग्रेस रूल स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर वो भी एनपीआर का पूरा विरोध कर रहे हैं। वो इसको एनआरसी से जोड़ करके देखते हैं और वो कहते हैं कि एनपीआर को एनआरसी से जोड़कर देखा जाता है, वो इनको कंडक्ट नहीं करना चाहते। तो काफ़ी ये डिस्प्यूटेड जो है मामला है। द गवर्नमेंट हैज़ डिनाइड दैट इज एनी बिटवीन द एनपीआर एंड एनआरसी। और फिर सरकार कह रही है कि एनआरसी से एनपीआर का कोई संबंध नहीं है। हालांकि संबंध है या नहीं है वो पब्लिक भी जानती। द रूल्स इंसर्टेड इन 2003 द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो रूल देखिए क्या होगा, 2003 के सिटीजनशिप एक्ट के अमेंडमेंट के हिसाब से होगा या फिर एक्ट 1955 के हिसाब से होगा। तो क्लेरिफाई प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एनआरसी डेट विल फ्लो द फ्रॉम गैदर्ड इन द एनपीआर। तो वो डाटा जो है फिर एनपीआर बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है वो एनआरसी में जो है, अगर सरकार एनआरसी लाती है तो एनपीआर की डाटा जो है 2003 या 1955 के कट ऑफ लाइन से यूज करके इसको नागरिक को उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए कह सकती है, अगर एनआरसी लाती है तो। अगर नहीं लाती है तो फिर कोई बात नहीं। द रूल्स इंपावर लोकल ऑफिशियल डिसाइड ऑन द पर्सन सिटीजन स्टेटस, ठीक है। तो व्यक्ति के नागरिकता स्टेटस को जानना, ठीक है, वो एनआरसी के अंदर ये चीज़ें होगी। तो ये बात है। तो असम में ये चीज़ें की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये सब चीज़ें चल रहा था। लेकिन तकरीबन 3.29 करोड़ की आबादी में 19 लाख लोग जो है एक्सक्लूड हो गए थे, बाहर हो गए थे। तो काफ़ी बहुत थकाऊ वाला और काफ़ी हैरेसमेंट वाला ये प्रक्रिया रहा। तो एनआरसी को देखते हुए जो प्रक्रिया असम में रही, तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में एनआरसी कंडक्ट करना काफ़ी बहुत बड़ा टफ टास्क होगा और काफ़ी गलतियों की चांसेस होगी। तो ये एक बहुत बड़ा विवादास्पद जो है टॉपिक है, ठीक है। तो ये हिंदू का सोर्स है। तो अब हमारे पास 7वां आर्टिकल है चंद्रयान 3, गगनयान, ठीक है। प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। इसरो अनाउंस द कंट्री थर्ड लूनर मिशन चंद्रयान 3। तो इसरो का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। पूरी दुनिया जानती है कैसे फेल हुआ। हार्ड लैंडिंग की वजह से हमारा चंद्रयान मिशन 2 फेल हो गया। अब इसरो का दूसरा चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करने का प्रोग्राम है, ठीक है, चंद्रयान मिशन 3। तो इसमें भी उसी तरीके से हमारा रोवर जो है लॉन्च होगा, इस पर वहाँ पर उतरेगा, चांद पर जो है उसको डिटेक्ट करेगा, वहाँ के बारे में चीज़ों को समझने में चीज़ें उसमें होगी, ठीक है। 4 फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एम्बिशियस गगनयान। तो फिर इसरो का एक बहुत बड़ा मकसद जो कि आगे स्पेस सेक्टर में जो है बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट पाने के लिए जो गगनयान मिशन है, कि व्यक्ति के साथ जो प्रोग्राम है गगनयान मिशन, जिसमें एक व्यक्ति यानी कि खास तौर से भारत का मकसद होगा गगनयान मिशन में कि मैन के साथ यानी कि इंसान के साथ वहाँ पर अंतरिक्ष में भेजना होगा। तो ये एस्ट्रोनेट जो है हमारे जो है इसके रसिया के साथ जो है इसकी ट्रेनिंग होगी। तो चंद्रयान 3 के अंदर ये क्या बातें हैं देखिए। पहले इसमें लैंडर है, रोवर है, जिस तरीके से चंद्रयान 2 में था, ठीक है। तो तकरीबन द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मई शिफ्ट टू नेक्स्ट ईयर। 3 मई से इसको शिफ्ट कर दिया गया है कि अगला साल इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, यानी कि 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका कॉस्ट कितना है, 250 करोड़ इसका कॉस्ट है। और रहा सवाल गगनयान का, जिसमें मेन्ड मिशन है, जिसमें कि हमारा इसरो का मकसद है कि एक इंसान के साथ जो है गगनयान मिशन स्पेस इसको कंप्लीट करना है। तो इंडियन एयरफोर्स के बंदे को जो है इसको एस्ट्रोनॉट यानी कि इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग रसिया में होगी और काफ़ी चीज़ें होगी। इंडिया हैज़ तो साइन कर चुकी है फ्रांस से, रसिया से। गगनयान मिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेट कर सकते हैं वो चीज़ें की जाएगी। इंडिया, रसिया और फ्रांस से मदद लेगा। तो फेल्यूर ऑफ चंद्रयान 2 क्यों फेल्यूर हुआ, सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, चंद्रयान मिशन 2 जो था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि पहली बार इसरो जो है लूनर सरफेस पर जो है कोई रोवर उतार रहा था। तो रोवर क्यों नहीं उतर पाया, 1 किलोमीटर पहले से ही हमारा जो है क्या हो गया था, हार्ड लैंडिंग हो गई थी, हमारा कनेक्शन टूट गया था और फिर क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो ये था आज का पूरा आर्टिकल्स। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, देखिए आर्टिकल्स जो होता है ना, कि आप कहेंगे कि ये आप 1-2 जनवरी का आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। मैं अभी 1 और 2 जनवरी का आर्टिकल दोनों एक में शामिल करके डिस्कस कर दिया। एक बात आप याद रखिए, जो आर्टिकल जो होता है, जो आज की आर्टिकल से ज़रूरी नहीं है कि ये आर्टिकल देखिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो जो एग्जाम में कहीं से भी यूपीएससी कहीं से भी जो है कोई भी आर्टिकल पूछ सकती है, ठीक है। 2019 से भी पूछ सकती है, 18 से भी पूछ सकती है। तो सवाल जो होता है ना कि आप अपडेटेड जो आर्टिकल्स होता है कि ये आज का आर्टिकल है या कल का आर्टिकल या परसों का आर्टिकल है। अगर आप ऐसा सोचने लगे कि ये कल का आर्टिकल है, आज मेरे काम का नहीं है, ये 1 सप्ताह पहले का आर्टिकल है, अब मेरे काम का नहीं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। आर्टिकल्स जो इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर है, जिससे आप जो आपके सिलेबस से जो कलेक्ट होता है, जो आपके सिलेबस से कनेक्ट होता है, हर वो आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस से कनेक्ट हो जाए, समझ रहे हो बात। तो इसमें डेट और तारीख नहीं देखना, ठीक है। तो 1 और 2 जनवरी मैं यहाँ पर बस ऐसे ही लिख दिया बस। लेकिन ये आप जान लें 2021 के लिए अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो ये आर्टिकल्स आपके उसी पर्पज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रीलिम्स बूस्टर आर्टिकल्स। आई होप कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो
और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।